हेलो एवरीवन, मैं एके झा आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल नौकरी सभा पर। यह चैनल आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर मैं और मेरी टीम आपके लिए लेकर के आएंगे बेहद ही खास और रिलेवेंट सेशन, जो कि कवर करेंगे स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट हमें लगेगा टाइम टू टाइम, वो हम लोग आपके लिए लेकर के आएंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने एसएससी सीजीएल 2011 क्वालिफाई किया था। इंडियन बैंक पीओ, इंडियन ओवरसीज़ बैंक पीओ, यूको बैंक पीओ में भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। आईसीआर असिस्टेंट में भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो मेरी तैयारी के दौरान जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरी स्ट्रैटी रही है, वो भी मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल मैं आपके लिए स्टैटिक जीके के एमसीक्यू लेकर के आऊँगा इस चैनल पर, और फिर धीरे धीरे हम लोग बाकी के एरियाज़ को भी कवर करेंगे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नौकरी सभा का टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जुड़ सकते हैं। मुझे आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय लिए बिना आज के इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर हैज़ बीन फाउंड इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है अंजीरा से, सेकंड ऑप्शन है किली गुल मोहम्मद से, थर्ड दम्ब सादत से, फोर्थ मेहरगढ़ से। तो इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़। इस मेहरगढ़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये देखिए मैप, ये मेहरगढ़ आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है और यहाँ पे ये मेहरगढ़ स्थल है। और इसका जो पीरियड है, इस मेहरगढ़ संस्कृति का जो पीरियड है, ये 7000 बीसी से 5500 बीसी के बीच माना जाता है। और यहाँ पर ये साउथ एशिया का ओल्डेस्ट साइट माना जाता है जहाँ पर कि कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। ठीक है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगा कि इंडिया में, भारत में, अभी जो वर्तमान का भारत है, इसमें यूपी का संत कबीर नगर जिला है। यहाँ पर एक प्लेस है लहुरा देव, ये लहुरा देव है। और इस प्लेस पे जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं, इसका पीरियड माना जाता है 9000 बीसी टू 7000 बीसी। और इस तरह से अगर हम देखें तो लहुरा देव भी प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य लहुरा देव को भी बहुत जगह आंसर में दिया जाता है। इसके अलावा एक कोल्डिहवा भी जगह है, ये आपका प्रयागराज में है। यहाँ पर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसका पीरियड 6500 बीसी माना जाता है। और यहाँ जो मिला है लहुरा देव में, इसका पीरियड 6400 बीसी ये माना जाता है। तो अगर ऑप्शन में कोल्डिहवा आता है और राइस आता है तो आप कोल्डिहवा लगा सकते हैं। लहुरा देव ऑप्शन आता है तो लहुरा देव लगा सकते हैं। मेहरगढ़ में आपका गेहूं, बार्ली, इन फसलों की उपज होती थी। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, प्रथम असली मेहराब। तो हम लोग सब जानते हैं कि पक्की ईंट से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सबसे पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। ये देखिए इसका मैप, ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता इस एरिया में फैला हुआ था। आप ये हड़प्पा आपको दिख रहा है। इंडिया में देखें तो ये लोथल है, ये सुरकोटदा है, ये धौलावीरा है, ये राखीगढ़ी है, ये बनावली है, ये हरियाणा में पड़ता है। इसका जो टोटल एरिया है
जो सिंधु घाटी सभ्यता की आप देख रहे हैं ट्रायंगुलर शेप में, एक तरह से ये है, ये आपका पूरा ट्रायंगुलर शेप में आ जाता है। और इसका जो कंप्लीट एरिया है ये अप्रॉक्स 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला हुआ था। और इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं इसकी, लेकिन जो मुख्य विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत, ये तो आपने देखा ही। ग्रिड पद्धति में, ग्रिड सिस्टम में भवन बने हुए थे। सड़कें 90 डिग्री पर यानी समकोण, बिल्कुल इस तरह से। नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, ढकी नालियां होती थी सड़क किनारे। मैनहोल जो आज आप देखते हैं, जो मेन नाली में जो मैनहोल होता है, वो मैनहोल उस टाइम पे भी जो नालियां बनी थी, जो मुख्य नालियां, उसमें मैनहोल की भी व्यवस्था थी। हर घर से जो गंदे पानी निकलने की नालियों की व्यवस्था थी, ये जो मुख्य नालियां थी इनसे आकर के मिल जाती थी। सड़कों पर जैसे आज हम स्ट्रीट लाइट देखते हैं, रोशनी की व्यवस्था हुआ करती थी। ये सारी जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। ईंटों की जहाँ तक बात करते हैं हम, तो हमें मिस्र में भी ईंट के भवन मिलते हैं, लेकिन ये धूप में सुखाई हुई ईंट के बने हुए होते थे। धूप में सुखाई हुई ईंट से बने होते थे। मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग तो होता है, लेकिन जिस विस्तृत स्तर पर सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, वैसा हमें मेसोपोटामिया में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं? इसका उत्तर होगा बी, कालीबंगा। ये कालीबंगा राजस्थान में आता है। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, तो अगर हम जोते हुए खेत की बात कर रहे हैं, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि था उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। किस किस तरह के फसल उपजाए जाते थे। तो वहाँ पर गेहूँ, बार्ली, राई, सरसों आदि फसल उपजाए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो लोथल है हमारा, यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। और वो किस पीरियड का है? ये लगभग 1800 बीसी के आसपास का बताया जाता है, ये लोथल में है। एक और चीज़ है कि जो कपास है, ये सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपास की खेती शुरू हुई थी। इसलिए यूनानी जो है वो कपास को सिंडन भी कहा करते थे। सिंडन, सिंडन जो कि हमारे सिंधु से रिलेटेड था। ठीक है, ये अब हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर हो गया कालीबंगा। किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो ये कालीबंगा से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका उत्तर होगा परुष्णी नदी के तट पर। इसी को हम लोग रावी नदी भी कहते हैं आज। तो इसके बारे में एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका आपसी संघर्ष भी होता था अपने आर्यजनों के साथ, और इसके अलावा जो अनार्य हुआ करते थे उनके साथ भी संघर्ष होता रहता था। तो ये जो 10 राज्य युद्ध जो है, 10 किंग्स बैटल, ये इसका वर्णन जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, इसमें एक तरफ थे भरतवंश, दूसरी तरफ 5 जन थे आर्य और 5 थे अनार्य। अंत में इस वंश के सुदास की जीत होती है। ठीक है, और इसी भरत वंश के नाम पर हमारे देश का नाम
भारतवर्ष पड़ा है। ठीक है, और ये जो भरतवंश है, यही बाद में जो ये पराजित जो जन थे, इसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जन हुआ। पराजित जनों में सबसे महत्वपूर्ण थे पुरुजन। तो कालांतर में ये भरतवंश और पुरुजन ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक नए कुल की स्थापना होती है, कुरुजन का। ये कौन कौन? भरत और जो पुरुजन थे, ये पराजित जनों में सबसे महत्वपूर्ण थे। ये दोनों मिलकर के कुरुजन एक नए कुल की स्थापना करते हैं और यही कुरुजन पांचाल के साथ मिलकर संयुक्त रूप से जो ऊपरी गंगा का मैदान है वहाँ पर शासन करते थे। ठीक है, तो 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध भरतवंश और अन्य 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें भरतवंश के राजा सुदास थे, उनकी जीत होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। यह हमारा ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 9th, जो हमारा 9वां मंडल है, ये हमारा सोम को पूर्ण रूप से समर्पित है। ठीक है, तो अब अन्य मंडलों के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। जो ऋग्वेद है हमारा, इसमें कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है। ठीक है, और जो अलग अलग मंडल है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट मंडल है, पूछा जाता है कि इस मंडल में क्या है, इस मंडल में क्या है, वो जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो जो तीसरा मंडल है, ये याद रखिएगा आप, 3rd, इसमें क्या है? गायत्री मंत्र। ठीक है, 4th में क्या है? कृषि से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है, 7th क्या है? इसमें वरुण है, वरुण को समर्पित सूक्त है। और जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, और 10वां मंडल जो है, ये सबसे पुराना माना जाता है, सबसे बाद में ऐड हुआ है। सॉरी, पुराना नहीं, सबसे न्यू माना जाता है, सबसे बाद में ऐड हुआ है। और इसका जो पुरुष सूक्त है, 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, इसी में आपको 4 वर्ण के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस मंडल, ऋग्वेद के कौन से मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ये 10वें मंडल में है और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है, तीसरा मंडल गायत्री मंत्र, 4th कृषि से संबंधित है और इसी में आपको 4th कृषि से संबंधित है। 7वां जो है वो वरुण को समर्पित है सूक्त और इसी में 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका उत्तर होगा वैशेषिक। ठीक है, ये वैशेषिक दर्शन, इसमें सबसे पहले परमाणु सिद्धांत का वर्णन मिलता है। और ये वैशेषिक जो दर्शन था, इसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? ये कनाद मुनि माने जाते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला क्या था? जो वैशेषिक दर्शन है, इसमें क्या बोला गया था कि ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द फिजिकल यूनिवर्स आर रिड्यूसेबल टू ए फाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स एंड ब्राह्मण इज द फंडामेंटल फोर्स दैट कॉजेस कॉन्शसनेस इन दिज एटम्स। ठीक है, ऐसे अगर हम अन्य दर्शन की बात करें तो जो लेटर वैदिक पीरियड था, लेटर वैदिक पीरियड, और इसका पीरियड कब से कब तक माना जाता है? लेटर वैदिक पीरियड का
ये आपका माना जाता है 1000 BC टू 600 BC। ये आपका लेटर वैदिक पीरियड माना जाता है। तो ये जो उत्तर वैदिक काल था, लेटर वैदिक पीरियड, इसमें टोटल 6 दर्शन बोलते हैं। सिक्स्थ फिलॉसफी, सिक्स्थ स्कूल ऑफ फिलॉसफी ये आया था, जिसमें कि 4 तो यहाँ ऑप्शन में डाले गए हैं, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य। इसके अलावा 2 और दर्शन थे, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, इसके प्रतिपादक के नाम अक्सर कुछ एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, याद रखने के लिए। न्याय, न्याय दर्शन गौतम ऋषि। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो गौतम यानी भगवान बुद्ध, वो न्याय की बात करेंगे। वैशेषिक कनाद मुनि, कर्ण, एटम, वैसे विशेष। योग, योग पतंजलि, बाबा रामदेव से रिलेट करके आप योग दर्शन याद रख सकते हैं। सांख्य, ये कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा, उत्तर यानी बाद, बादरायण। ठीक है, कहीं कहीं व्यास भी मिलता है। तो ये आपके 6 दर्शन हो गए। 6 दर्शन, प्रतिपादक मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। न्याय दर्शन गौतम मुनि, वैशेषिक जिसमें कि एटम का सिद्धांत मिलता है, कणाद मुनि, योग बाबा रामदेव से याद रखिएगा पतंजलि, सांख्य कपिल मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? इसका उत्तर होगा आपका जामाली, जामाली। ठीक है, जामाली कौन थे? जामाली भगवान महावीर के दामाद थे। ठीक है, ये प्रथम शिष्य हैं उनके। भगवान महावीर के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं। इनका जन्म वैशाली, बिहार, कब? 599 BC। यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बुक में 540 BC आपको मिलेगा, लेकिन वो रिवाइज हो चुका है, 599 BC है। ठीक है, और इनका जो निधन ये 520 BC, 527 BC। ठीक है, ये कहाँ पे? ये पावापुरी, ये आज का राजगीर बिहार का। ठीक है, ये यहाँ पे इनका निधन होता है। 24वें तीर्थंकर थे ये। इनके पहले जैन धर्म में 23 तीर्थंकर हो चुके थे। ठीक है, ये 24वें तीर्थंकर थे। 30 वर्ष की आयु में ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के तपस्या करने के लिए चले गए, और 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद इनको जिरिम्बिक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश इन्होंने राजगीर में, विपुलाचल पहाड़ी है वराकर नदी के तट पर, राजगीर में प्रथम उपदेश। प्रथम भिक्षुनी कौन थी? तो चंपा नरेश दधिवाहन, इनकी पुत्री थी, दधिवाहन की पुत्री थी चंदना। ये प्रथम भिक्षुनी थी जैन धर्म की। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आया? प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली शिष्य थे। ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, 599 BC, निधन 527 BC। 24वें तीर्थंकर थे। 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के तपस्या करने के लिए गए। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर
कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है। राजगीर में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम भिक्षुणी चंदना थी जो कि चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक है। एक और है जामाली, जो अभी हम लोगों ने देखा पहला शिष्य इनका। इन्होंने आगे चलकर बहुरतवाद नाम का एक नए संप्रदाय की स्थापना करी थी। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, सेल्फ ऑपरेशन एंड रिजेक्शन ऑफ कस्टम्स। तो इसमें सेल्फ ऑपरेशन इसका सही आंसर होगा, आत्मदमन, सेल्फ ऑपरेशन। सेल्फ ऑपरेशन क्या होता है कि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की बात की गई है, जबकि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग की बात की गई। जबकि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीर को कष्ट देना या शरीर का त्याग करना अनिवार्य बताया गया है। कठोर तपस्या के द्वारा जैन धर्म में शरीर का त्याग किया जाता है। हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने कठोर तपस्या के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। ठीक है। तो आत्मदमन, सेल्फ ऑपरेशन जो है ये समान नहीं है। सेल्फ ऑपरेशन की बात बौद्ध धर्म नहीं करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? टू विच जनरेशन ऑफ इट्स लाइनेज डज द बोधि ट्री इन बोध गया बिलोंग टू? ये जो है आपका, ये अभी जो लगा हुआ है ये 5वीं पीढ़ी का है, 5th जनरेशन का है। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन का जो ट्री था, वैन सांग बताता है कि फर्स्ट जनरेशन के ट्री को जो शशांक राजा हुआ था 7th सेंचुरी एडी में, शशांक, उसने प्रथम पीढ़ी का जो बोधि वृक्ष था उसको नष्ट कर दिया था, कटवा दिया था। और अभी का जो ये है आपका, इसको लगवाया था किसने? ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। और इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि जो फर्स्ट पीढ़ी का जो बोधि वृक्ष था उसकी एक शाखा अशोक की पुत्री संघमित्रा, अशोक की पुत्री संघमित्रा, जो फर्स्ट जो जनरेशन का जो बोधि ट्री था उसकी एक शाखा लेकर संघमित्रा श्रीलंका के अनुराधापुर जाती है और वहाँ पर वो लगवाती है। और वो ट्री जो है वो अभी जो डॉक्यूमेंटेड ओल्डेस्ट जो ट्री है वो उसको माना जाता है। और उसी अनुराधापुर में जो फर्स्ट पीढ़ी का जो बोधि वृक्ष है उसकी शाखा लेकर यहाँ पर फिर से जो अभी का वर्तमान ट्री है वो उसको लगवाया गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। ठीक है। तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तो ये 5वीं पीढ़ी का है। ठीक है, क्लियर है। और इसमें हमने क्या देखा इन्फॉर्मेशन कि जो वैनसांग बताता है कि जो प्रथम पीढ़ी का जो बोधि वृक्ष था उसको शशांक ने नष्ट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आपका उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। मगध साम्राज्य जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हर्यक वंश हम पढ़ते हैं। हर्यक वंश के राजा कौन थे? बिंबिसार और अजातशत्रु, प्रथम दो राजा। इन दोनों के समय जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी वो राजगिरी थी। राजगिरी मीन्स
राजगीर। फिर उदयन आते हैं और इन्होंने गंगा और सोन के संगम के स्थान पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी इन्होंने। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन हुए? उदयन हुए। हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक थे और नागदशक को गद्दी से हटाकर फिर कौन शासक बनता है? शिशुनाग। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वंश की स्थापना कौन करता है? शिशुनाग करता है। और शिशुनाग जो है ये आपका फिर वैशाली को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, तो शिशुनाग के समय में मगध की राजधानी वैशाली हो जाती है। और इसी शिशुनाग वंश का फिर अगला राजा होता है कालाशोक। इस कालाशोक ने फिर से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, आशा करता हूँ कि हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज का ये पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर इसी तरह के बेहद इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आप लोगों के लिए आऊँगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये क्वेश्चन नंबर्स में भले कम दिखे, लेकिन इसकी जो एनालिसिस मैं करूँगा, जो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, वो आपके इन्फॉर्मेशन में काफ़ी ऐड ऑन करेगा। और नेक्स्ट एग्ज़ाम में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो यदि ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और यदि ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो, आपको फ़ायदेमंद लग रहा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।